दोस्तों, इस सीक्वल के पहले पार्ट में हमने देखा कि सुमित्रा, जिसे उसके माँ बाप ने जन्म लेते ही रेलवे की पटरी पर छोड़ दिया था, गुलजार मंजिल के कोठे पर एक मशहूर वेश्या बन गई। 22 साल के उस नर्क में उसकी मुलाकात वंशज नाम के एक लेखक से होती है। वंशज उसे बाकी मर्दों की तरह हवस की नजर से नहीं देखता, बल्कि उसकी रूह को समझने की कोशिश करता है। पहली बार सुमित्रा को महसूस होता है कि वो एक सामान नहीं, बल्कि एक औरत है। पहले पार्ट का अंत वहां हुआ जहां सुमित्रा के दिल में वंशज के लिए एक अनजाना इंतजार पैदा होता है। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, पर उस कमल को कीचड़ से निकालकर साफ पानी तक ले जाने का साहस कम ही लोग दिखाते हैं। सुमित्रा की जिंदगी का वीराना अब बदलने वाला था। उसके जीवन में अब ग्राहक नहीं, एक इंसान आने वाला था। लेकिन क्या एक वेश्या की किस्मत में लिखा अंधेरा इतनी आसानी से छट सकता है? ये भाग सुमित्रा के उन सपनों की कहानी है जिन्हें उसने कभी देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। वंशज के जाने के बाद सुमित्रा की वो रात सदियों जैसी लंबी गुजरी। वो सुबह जल्दी उठ गई, एक ऐसी आदत जो उसे कभी नहीं थी। उसने आईने में खुद को देखा। आज वो सज रही थी, पर किसी को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए। सुमित्रा खिड़की से बाहर ताकते हुए खुद से धीरे से कहती है, क्या वो सच में आएगा? कहीं कल रात जो हुआ वो कोई सपना तो नहीं था? सुमित्रा, तू क्यों इतनी बावली हो रही है? वो एक लेखक है, शायद सिर्फ अपनी कहानी के लिए तेरे करीब आया हो। पर क्या उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, क्या वो भी झूठ हो सकती है? तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमित्रा का दिल जोर से धड़कने लगता है। दरवाजा खुलता है और वंशज मुस्कुराते हुए अंदर आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा मोगरे के फूलों का गजरा है। वंशज सुमित्रा की आंखों में देखते हुए उससे कहता है, मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा, ये तुम्हारे लिए। मोगरे की खुशबू मुझे तुम्हारी सादगी जैसी लगती है। सुमित्रा गजरा हाथ में लेते हुए वंशज से भावुक होकर कहती है, सादगी? मुझ में क्या सादगी बची है साहब? मैं तो रंगों और इत्र के पीछे छुपने वाली एक औरत हूं, पर ये फूल, इनकी खुशबू बहुत सुकून दे रही है। शुक्रिया। वंशज ने बड़ी बी को मोटी रकम दी ताकि वो सुमित्रा को पूरा दिन कोठे से बाहर ले जा सके। बड़ी बी लालच में मान गई। सुमित्रा ने एक साधारण सी सूती साड़ी पहनी, बालों में वंशज का दिया हुआ गजरा लगाया और आंखों में हल्का काजल। आज वो कोई तवाइफ नहीं लग रही थी, वो एक आम लड़की लग रही थी। वंशज उसे शहर के एक शांत पार्क में ले गया। सुमित्रा घास पर नंगे पैर चलने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं और ठंडी हवा को महसूस किया। सुमित्रा घास को छूते हुए वंशज से खुशी के साथ कहती है, वंशज, क्या सच में जमीन इतनी नर्म होती है? मैंने तो हमेशा सिर्फ ठंडे फर्श और रेशमी गद्दों को ही महसूस किया है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार सांस ले रही हूं। वंशज सुमित्रा का हाथ थामते हुए उससे नरमी से कहता है, सुमित्रा, दुनिया बहुत बड़ी और खूबसूरत है। तुमने अब तक सिर्फ 4 दीवारें देखी हैं। आज मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुम हमेशा से देखना चाहती थी। वंशज उसे एक मंदिर की सीढ़ियों पर ले गया, फिर उसे बाजार में गोलगप्पे खिलाए। सुमित्रा छोटी छोटी चीजों पर बच्चों की तरह हंस रही थी। लोग उन्हें एक प्रेमी जोड़े की तरह देख रहे थे। सुमित्रा को पहली बार डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे गरिमा का एहसास हो रहा था। शाम ढल रही थी। दोनों गंगा के घाट पर बैठे थे। ढलते सूरज की लालिमा सुमित्रा के चेहरे पर चमक रही थी। सुमित्रा पानी में पत्थर फेंकते हुए वंशज से अपनी दबी हुई ख्वाहिश जाहिर करती है। जानते हो वंशज, आज मुझे एक आम लड़की होने का मतलब समझ आया। सड़क पर चलते हुए किसी का मुझे घूरना नहीं, बल्कि इज्जत से रास्ता देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होती। सुबह उठकर घर की सफाई करना, रसोई में खाना बनाना और शाम को किसी का इंतजार करना जो सिर्फ मेरा हो। वंशज सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखकर उससे गहराई से कहता है, क्यों नहीं हो सकती ऐसी जिंदगी? सुमित्रा, अतीत सिर्फ एक छाया है, वो तुम्हारी हकीकत नहीं है। तुम चाहो तो इस साए से बाहर आ सकती हो। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वंशज से दुख के साथ कहती है, कैसे? समाज मुझे कभी नहीं अपनाएगा। मेरी माथे की बिंदी पर भी लोग सवाल उठाएंगे। क्या तुम मुझे उस समाज में ले जा पाओगे जहां लोग मेरा नाम सम्मान से लें? वंशज सुमित्रा का चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर उससे वादे के साथ कहता है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे, जहां तुम्हारी पहचान सुमित्रा होगी, ना कि कोई और शब्द। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उस रूह से प्यार है जो इन आंखों के पीछे छिपी है। सुमित्रा ने पहली बार वंशज की छाती पर सिर रख दिया।
वो लम्हा रोमांस से ज्यादा समर्पण का था। वंशज ने धीरे से सुमित्रा के माथे को चूमा। उस चुंबन में हवस नहीं, बल्कि एक रक्षक का विश्वास था। रात को सुमित्रा वापस गुलजार मंजिल लौटी, लेकिन अब उसका मन वहां नहीं लग रहा था। कमरे की दीवारों से उसे डर लग रहा था। उसी रात वंशज फिर उससे मिलने आया था, पर इस बार वो चुपके से छत के रास्ते आया था। चांदनी रात थी, छत पर सन्नाटा था। सुमित्रा और वंशज एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनके बीच की दूरी मिट रही थी। सुमित्रा के होंठों पर एक कंपी थी। सुमित्रा वंशज की बाहों में सिमटते हुए उससे धीमी आवाज में कहती है, वंशज, मुझे डर लग रहा है। यह सुख बहुत ज्यादा है और मुझे डर है कि कहीं ये मुझसे छीन न लिया जाए। क्या तुम मुझे सच में यहां से ले जाओगे? वंशज सुमित्रा की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने और करीब खींचता है और प्यार से कहता है, जब तक मुझ में जान है, मैं तुम्हें इस नर्क में रहने नहीं दूंगा। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरा प्यार हो। आज रात वादा करो कि तुम हिम्मत नहीं हारोगी। वंशज ने सुमित्रा की आंखों में देखते हुए धीरे से उसके होठों को छुआ। वो एक ऐसा एहसास था जिसने सुमित्रा के पिछले 22 साल के सारे गंदे स्पर्शों को धो डाला। ये प्यार की पहली बारिश थी जो उसकी सूखी जिंदगी पर गिर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे वे दुनिया के सारे दुखों से एक दूसरे को बचाना चाहते हों। पर कोठे की दीवारें सुनती भी हैं और बोलती भी। बड़ी बी ने छत पर सुमित्रा और वंशज को साथ देख लिया था। उसे अपना सबसे कीमती माल हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था। अगली सुबह जब सुमित्रा सोकर उठी तो बड़ी भी उसके कमरे में खड़ी थी। उसके हाथ में एक कोड़ा था और आंखों में गुस्सा। बड़ी भी सुमित्रा को धमकी देते हुए उससे कड़वाहट के साथ कहती है, तो अब तू भागने के सपने देख रही है उस मामूली लेखक के साथ? सुमित्रा, याद रख, तू इस कोठे की जायदाद है। जिस दिन तूने यहां से कदम बाहर निकालने की कोशिश की, उस दिन तेरा वो आशिक जिंदा नहीं बचेगा। सुमित्रा निडर होकर बड़ी बी से कहती है, अब मुझे मौत का डर नहीं लगता बड़ी बी। आपने मेरा जिस्म बेचा, मेरी रूह नहीं। वंशज ने मुझे वो आईना दिखाया है जिसमें मैं खुद को देख पा रही हूं। मैं यहां से जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी बी हंसते हुए सुमित्रा से कहती है, इतनी हिम्मत? ठीक है, तो देख अब मैं क्या करती हूं। कल एक बहुत बड़ा व्यापारी आ रहा है। उसने तुझे खरीदने के लिए 5 लाख की बोली लगाई है। वो तुझे यहां से दूर किसी दूसरे शहर ले जाएगा, जहां तू उसकी दासी बनकर रहेगी। अब देख तेरा वो लेखक तुझे कैसे बचाता है। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि बड़ी भी जो कहती है वो कर देती है। उसने चुपके से चंदा के हाथ वंशज को एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सुमित्रा ने संदेश में लिखा था, वंशज, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कल मुझे बेच दिया जाएगा। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो कल रात के तीसरे पहर पिछवाड़े की खिड़की के पास आना। अगर तुम नहीं आए तो सुमित्रा कभी किसी को जिंदा नहीं मिलेगी। अगली रात कोठे के बाहर हलचल तेज थी। बड़ा व्यापारी अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था। सुमित्रा को दुल्हन की तरह सजाया गया था, पर वो दुल्हन नहीं, एक बलि का बकरा लग रही थी। उसकी आंखें खिड़की पर टिकी थीं। तभी बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। ठीक वैसी ही बारिश जैसी सुमित्रा के जन्म के दिन हुई थी। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या सुमित्रा फिर से लावारिस छोड़ दी जाएगी, या इस बार कोई उसका हाथ थामने आएगा? सुमित्रा खिड़की के पास खड़ी होकर खुद से कांपती आवाज में कहती है, वंशज, कहाँ हो तुम? क्या तुम आओगे या ये समाज फिर से जीत जाएगा? अचानक कोठे के पिछले दरवाजे पर एक साया दिखता है। क्या वो वंशज है या बड़ी बी का कोई सिपाही? तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और व्यापारी अंदर दाखिल होता है। व्यापारी सुमित्रा की ओर बढ़ते हुए गंदी हंसी के साथ कहता है, चलो सुमित्रा, अब तुम मेरी मिल्कियत हो। सुमित्रा ने अपने हाथ में एक छोटा सा खंजर छुपा रखा था। उसकी आंखों में आग थी। क्या वो व्यापारी का खून कर देगी? क्या वंशज समय पर पहुंच पाएगा या सुमित्रा अपनी जान दे देगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुमित्रा की किस्मत उसे कहां ले जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। खैर, अगर ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। साथ ही नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जल्द मिलेंगे एक नए अध्याय में। बाय बाय।